ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं जापान में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, तीन देश आपके सिलेबस में हैं, जापान और ब्रिटेन ये आपके फर्स्ट पेपर में है और इंडिया ये आपके सेकंड पेपर में है। और इन तीनों के अंदर एक कॉमन बात क्या है, ये टॉपिक शुरू होने के पहले मैं कुछ जनरल बात बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये सारी चीजें जापान, ब्रिटेन और इंडिया, इन तीनों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको हम संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं, है ना। तो जब हम ब्रिटेन और इंडिया को कंपेयर करते हैं तो वहां बहुत कुछ चीजें अलग नहीं है। मतलब आप भी समझ लो 99% चीजें इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉमन है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसको जापान से, तो जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन जापान और इंडिया के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ अलग से प्रोविजन किए गए हैं जिसको लेकर दोनों में डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर चीजें कॉमन होती जापान में, इंडिया में, ब्रिटेन में, तो उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। एक चीज को पढ़ लेते हम, एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते और सब चीजें हमारी समझ में आ जाती। लेकिन थोड़ा बहुत मूलभूत अंतर, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के आधार पर वो एक अलग सिस्टम हमारे सामने इमर्ज होकर आता है। तो इसी रूप में हम जापान के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ जापान के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को लेकर, तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का जो एक्चुअल सेंटर है वो सेंटर बनाया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को। यानी कि सम्राट वहां पर मुखिया नहीं है, मुखिया इन द सेट हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन वो मतलब जिसको हम कहते हैं कि जिसकी इंपॉर्टेंस है फंक्शन के तौर पर, वो वहां पर सम्राट की नहीं है। क्योंकि जापान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सारा पावर दिया गया है। तो ये, लेकिन ये बात तो है 1947 से, जो हमारा अभी करंट शोवा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उससे। उसके पहले वहां पर क्या स्थिति थी, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि वहां पर फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम के बाद राजतंत्र मोनार्की आया, मोनार्की के अंदर राजा मुखिया होता था। तो क्या उस समय, जो जब हम मोनार्की की बात कर रहे हैं, जब 1887 का जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि 1947 तक चला, उसके अंदर इसका क्या स्टेटस था, तो वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिख रखे हैं। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन है था, मतलब 1947 तक जो इफेक्टिव रहा, उसके अंदर ना तो प्राइम मिनिस्टर शब्द का उल्लेख है, ना कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। उसके अंदर तीन शब्द का बहुत महत्व था। एक द किंग, सम्राट, दूसरा उसका एम्परर, साम्राज्य, और उसी से जुड़ा एक और शब्द है साम्राज्य। मतलब जो कुछ भी है वो किसका है, या तो सम्राट का है या साम्राज्य का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम बता सकते हैं मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जापान के संविधान में, मेजी संविधान में जो 1887 और 89 में बनकर इंप्लीमेंट हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मंत्रिमंडल या पीएम जैसी व्यवस्था थी ही नहीं। 1885 में, यानी कि मेजी संविधान जब इंप्लीमेंट हुआ, उसके पहले 4 साल पहले 1885 में सम्राट ने एक ऑर्डिनेंस, जिसको हम हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, वो ऑर्डिनेंस जारी किया और उस ऑर्डिनेंस के आधार पर उसने मंत्रिमंडल, मतलब अपने एडवाइजर्स, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द तो कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं,
तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि 1885 में ऑर्डिनेंस के द्वारा जापान के सम्राट ने एक मंत्रिमंडल की रचना की, जो कि क्या था, एक एडवाइजरी कमेटी। आप अगला पॉइंट देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है परामर्शदात्री निकाय। परामर्शदात्री निकाय का मतलब एक ऐसी कमेटी जिसका काम केवल और केवल एडवाइस देना था, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में कतई उल्लेख नहीं था। तो ऐसी एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में मंत्रिमंडल भी था और प्राइम मिनिस्टर भी था। तो ये बात हम कह सकते हैं कि मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मंत्रिमंडल भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन उनका स्टेटस क्या था ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, मैंने इसके अंदर एक लिखा है कि मंत्रिमंडल था तो सही, लेकिन उसका स्वरूप आज जैसा नहीं था। आज जैसा मतलब शोवा कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर और जिस प्रकार से कैबिनेट होती है वैसा नहीं था। क्या था कि सारे मंत्री नियुक्त कौन करता था? सारे के सारे मंत्री अपॉइंट होते थे सम्राट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर खुद सम्राट के द्वारा अपॉइंट होता था। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर का कोई कंट्रोल किसी मिनिस्टर पे नहीं था। आप लोग ये सब देख सकते हो, आज ऐसा होता है, लेकिन उस समय नहीं था। सारे मंत्री अपॉइंट करने का और उनको पोस्ट से डिसमिस करने का जो अधिकार था वो सम्राट को था। सारे मिनिस्टर उस समय जो जिनको के एडवाइजर हम लोग कह सकते हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, अभी हम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन उस समय मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मंत्री इंडिविजुअल सम्राट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते थे। यहां तक कि पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, आपको मैंने बताया था 1890 के अंदर वहां पर एक डायट लेजिस्लेचर की स्थापना की गई थी। एशिया के अंदर जापान पहला देश है जहां पर लेजिस्लेचर बना था 1890 में। लेकिन लेजिस्लेचर डायट होने के बावजूद पूरा का पूरा मंत्रिमंडल डायट के बाहर का होता था। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से चुनकर आती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। सम्राट मुखिया था और वो अपनी मर्जी से कहीं से भी मंत्रियों को नियुक्त करता था, उनको पद से हटाता था। और जरूरी नहीं है कि उन मंत्रियों की बातों को सम्राट माने ही माने। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टम था मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिस्टम कैबिनेट का होते हुए भी वो असली कैबिनेट के रूप में काम नहीं करता था। प्राइम मिनिस्टर भी होते हुए वो एक्चुअल पावर का यूज नहीं करता था। ये सब के सब सम्राट के अधीन थे, और सम्राट जितनी पावर्स इनको देता था उतनी ही पावर्स का यूज ये सारे मिनिस्टर्स और ये प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते थे। तो एक तरह से इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें तो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कैबिनेट सिस्टम था वो बहुत ही वीक, बहुत ही शक्ति शून्य, पावरलेस था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का अपना कोई विशेष महत्व था, वो केवल फॉर्मल, औपचारिक रूप से काम कर रहा था। तो ये स्थिति चलती रही जापान के अंदर 1947 तक, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, शोवा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जापान के अंदर संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आज वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस जिस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिफाइन करता है, उसी प्रकार का पार्लियामेंट्री सिस्टम हम जापान में भी देख सकते हैं। उसी प्रकार कैबिनेट का गठन भी होता है, उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर हावी भी रहता है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक विशेषता है, वही विशेषता यहाँ पर हम कैबिनेट में नए संविधान के तहत देख सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, लगभग 4.5 मिनट का समय है, 2 पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। अभी की कैबिनेट की क्या विशेषताएं हैं, कैबिनेट बनती कैसी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि जापान के अंदर कैबिनेट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो जो सबसे पहला फीचर, सबसे पहली विशेषता हम बता सकते हैं वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन कैबिनेट। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं उनको मंत्रिमंडल में निहित किया गया है। देखो, एक मैं जो कह रहा था, एक बड़ा डिफरेंस जो इंडिया और जापान में है, जो ब्रिटेन और जापान में है, वो ये
भारत के अंदर कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है उसमें निहित की गई है। ब्रिटेन के अंदर कार्यपालिका की सारी शक्तियां सम्राट में निहित की गई है। लेकिन जापान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जापान की सारी कार्यपालिका शक्तियां कैबिनेट में निहित की गई है, वहां सम्राट का शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये एक पहला मेजर डिफरेंस आर्टिकल 65 में साफ कहा गया है कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां का मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। और इसी तरह से एक और बात जो आर्टिकल 72 और 73 के अंदर कही गई है कि जो कैबिनेट है वो जितने भी नेशनल इश्यूज हैं उनको डायरेक्टली गवर्न करेगा, उनको डायरेक्शन देगा। अब ये एक छोटा सा शब्द लिख रखा है डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देने का मतलब जो नेशनल इश्यूज हैं उनको टैकल करने का काम। आप जानते हो वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। सारी शासन व्यवस्था सेंटर टोक्यो में जो उनका हेडक्वार्टर है वहीं से सारी पूरे जापान की गवर्नेंस संचालित होती है। तो ये यही सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश के अंदर नेशनल इश्यूज को कंडक्ट करेगी। तो इसके लिए कैबिनेट को एकमात्र अधिकार दिया गया है। तो ये जो 3 आर्टिकल हैं 65, 72 और 73, इनके बेस पर हम बता सकते हैं कि जापान में संविधान ने सारी कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित की है। एक दूसरा फीचर जो हम बता सकते हैं वो किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है और जापान में भी है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप। जो मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करने वाला है वो कौन है? वो प्रधानमंत्री है, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया जाएगा। 3 आर्टिकल इस बात को वहां पर इंडिकेट करते हैं। आर्टिकल 66 में कहा गया है कि किसी भी कैबिनेट का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और मुखिया होने के नाते आर्टिकल 68 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री खुद जो मेजॉरिटी पार्टी है उसमें से मंत्रियों को नियुक्त भी करेगा और उनको उनकी पोस्ट से हटाएगा भी। तो नियुक्ति और पद विमुक्ति का अधिकार आर्टिकल 68 के अंदर है। और आर्टिकल 70 साफ कहता है कि अगर किसी कारणवश प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा तो पूरी कैबिनेट को अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा, यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि चूंकि अगर लीडर हट रहा है तो पूरी कैबिनेट को हटना पड़ेगा। तो ये दूसरा फीचर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप या प्रधानमंत्री का नेतृत्व।